Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट्स होते उन्हें देख लीजिए। हम कहते एक तो आपको इसके अंदर मिलेंगी क्या, ये ओवरीज होती हैं। उसके बाद फिर हम जिक्र करेंगे किसका, ओविडक्ट का जिक्र करेंगे। ओविडक्ट के बाद फिर यूट्रस की बात करेंगे और यूट्रस के बाद फिर हम जिक्र करेंगे किसका, वेजाइना का। आइए सबसे पहले बात करें ओवरीज की। ओवरीज को ओवरीज इसीलिए कहते कि ये ओवल शेप्ड होती हैं, चूँकि ये एग शेप्ड होती हैं। 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती हैं और 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से हम इन्हें ओवरीज कहते। और ओवरीज के अंदर आपको क्या मिलता है, हम कहते हैं ओवरीज के अंदर बेतहाशा ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते, यानी सैक्स आपको मिलते, जिन्हें फोलिकल्स कहते। याद रखिए, फोलिकल्स की एटमोलॉजी सैक है, थैले को कहते, बैग को कहते। और इस बैग के अंदर आपको एग सेल या प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte आपको इस तरह से इन फोलिकुलर सेल्स के अंदर मिलता है। इन ओवरीज के अंदर बेतहाशा फोलिकल्स होते। फोलिकल्स की एटमोलॉजी बैग है, सैक है, और इनके अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। ओवरीज से फिर लिंक्ड कुछ डक्ट्स होती हैं, और याद रखना इन डक्ट्स का फिजिकली एसोसिएशन नहीं है ओवरीज के साथ, बल्कि ये जो डक्ट है इसके बाद आती है, इसे ओविडक्ट कहते। ओवी एग को कहते, डक्ट आपको मालूम है, तो एग कैरिंग डक्ट इज नॉन एज ओविडक्ट। ओविडक्ट के हवाले से बात कीजिए तो इसका ओवरीज के साथ फिजिकल लिंक नहीं होता, बल्कि ओवरीज में और ओविडक्ट के बीच में स्पेस होती है, और वो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी है। और प्यारे बच्चों, इनफर्टिलिटी की एक वजह ये भी होती है कि अगर ये एग ओविडक्ट में ना आए बल्कि एब्डोमिनल कैविटी में ड्रॉप हो जाए, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो बताने का मकसद ये है कि ओविडक्ट का इस ओवरी के साथ फिजिकल लिंकेज नहीं होता। इस ओविडक्ट को कुछ और भी कहते, याद रखिए, इसी को कहते यूटराइन ट्यूब। क्यों? चूंकि यह जाकर ओपन होती है किधर, यूट्रस में। और याद रखना, इसी को हम लोग कहते क्या, फैलोपियन ट्यूब भी कहते। भाई फैलोपियन ट्यूब क्यों कहते? फैलोपिया इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, उनकी स्टडी है, तो उन्होंने अपने नाम पे नाम रख दिया फैलोपियन ट्यूब। और इस डक्ट से के हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछना कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो याद रखना, हम बात करते हैं किसकी, ओविडक्ट की। ओविडक्ट के 2 पार्ट्स हैं, एक को आप कहते हो प्रोक्सिमल पार्ट, एक को कहते हैं डिस्टल पार्ट। प्रोक्सिमल की एटमोलॉजी है नियर टू, तो जो ओवरीज के करीब वाला पार्ट है उसे क्या बोलोगे, ओविडक्ट बोल देंगे। और प्यारे बच्चों, डिस्टल की एटमोलॉजी है फार अवे, जो दूर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्टल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। याद रखना, फर्टिलाइजेशन अकर्स एट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का वो पार्ट जो ओवरी के करीब होता है, फर्टिलाइजेशन वहां पर होती है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा कौन, यूट्रस। यूट्रस के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, आपको ये बताना कि इस यूट्रस के जो पार्ट्स हैं वो कितने। याद रखना, इसी को
हम लोग वोम भी कहते। यही वो पाउच है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर बेबी की ग्रोथ होती है। जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल फेजेस हैं, जो ग्रोथ फेजेस हैं, वो किधर होती हैं? यूट्रस के अंदर होती हैं, वोम के अंदर होती हैं। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? यूट्रस के अंदर होती है। अब इसके जो पार्ट्स हैं वो एक दफ़ा देख लीजिए, सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, एक पार्ट को हम लोग कहते हैं फंडस। याद रखिए, फंडस की एटमोलॉजी बॉटम है। तो ये जो स्टार्ट वाला पार्ट, ये ऊपर वाला, इसे हम लोग क्या बोलते? फंडस बोलते। फिर जो मेन बॉडी है उसे तो आप बॉडी ही बोल दीजिए, जहाँ पर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है और एम्ब्रियो की ग्रोथ डेवलपमेंटल फेजेस होती हैं, उस वाले पार्ट को बॉडी बोलते। फिर इसका ये जो नैरो नेक लाइक पार्ट बनता है, इसे हम सर्विक्स कहते। याद रखिए, सर्विक्स की एटमोलॉजी ही नेक है। तो ये जो नैरो नेक लाइक पार्ट होता है, इसे क्या कहते? सर्विक्स कहते। जैसे आपने सर्वाइकल वर्टिब्री भी तो पढ़ा है, यानी वो वर्टिब्री जो नेक के अंदर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके नैरो नेक लाइक होने की वजह से हम इसे क्या कहते? सर्विक्स कहते। और लास्ट में हम बात करेंगे वेजाइना की। याद रखिए, ये लास्ट डक्ट। और वेजाइना की बात कीजिए तो इसकी एटमोलॉजी शीथ है, क्योंकि ये पार्शियली कवर्ड होती है, इसीलिए तो इसका नाम रखा क्या? वेजाइना। और याद रखना, इस वेजाइना को ही हम बर्थ केनाल भी बोलते हैं, क्योंकि बर्थ इसी डक्ट के थ्रू होती है और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो भी इसी डक्ट के थ्रू होता है। इस डक्ट को हम क्या कहते? वेजाइना कहते। तो ये तो सारा था क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आइए, हमने बात करनी है किसकी? oogenesis की। जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे किसकी? oogenesis की। याद रखिए, ऊ एग को कहते, जिन जनरेशन को कहते, सिस प्रोसेस को कहते। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एग इज नोन एज oogenesis। प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है और बिफोर बर्थ आपको सेल्स मिलते जिन्हें आप कहते हैं क्या? स्टेम सेल। स्टेम सेल्स के ऊपर क्या होती है, हम अभी ये कुछ देर में आपको बताऊंगा। इसके ऊपर प्यारे बच्चों फिर होती है माइटोसिस और बनता है क्या? हम कहते हैं oogonia बनता है। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा है कि स्पर्मेटोगोनिया बनता था, तो फीमेल में oogonia की फॉर्मेशन होती है। ऊ एग को कहते, गोनिया जनरेटिंग को कहते। फिर इस oogonia से फॉर्मेशन होती है किसकी? हम कहते प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। और प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस प्राइमरी oocyte पे फिर शुरू होती है मायोसिस 1। मायोसिस 1 प्रोफेज 1 में स्टॉप हो जाएगी और फिर बेबी की बर्थ होती है। और प्यारे बच्चों, फिर ये अब आफ्टर बर्थ की बात है, यानी यहाँ तक प्रोसीजर, यानी प्राइमरी oocyte तक ये प्रोसीजर बिफोर बर्थ होता है। प्राइमरी oocyte पर मायोसिस 1 स्टार्ट होती है और मायोसिस 1 में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, फिर बर्थ हो जाएगी। अब ये जो बातें, ये यहाँ से लेकर, यानी अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है बिफोर बर्थ। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस बता रहा हूं प्यारे बच्चों, वो होता है कब? हम कहते आफ्टर बर्थ। और आफ्टर बर्थ भी कब? हम कहते एट प्यूबर्टी। आफ्टर बर्थ एट प्यूबर्टी, यानी इसके बीच में 10 to 14 ईयर्स होते हैं। यानी प्यूबर्टी के हवाले से बात कीजिए तो डिफरेंट बुक्स ने
डिफरेंट ईयर्स के हवाले से लिखा है कि उस एज के अंदर प्यूबर्टी आती है। तो 10 to 14 ईयर्स के बाद ये फिर दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी ये जो प्राइमरी oocyte पे मायोसिस 1 ऑपरेट करेगी, जो स्टॉप हो चुकी थी कब? बर्थ से पहले ही। तो हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, हर फीमेल बेबी की जो बर्थ होती है वो प्राइमरी oocyte के साथ होती है। फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और आफ्टर बर्थ एट प्यूबर्टी ये मायोसिस 1 दोबारा से फिर शुरू होती है। और फिर प्यारे बच्चों क्या होगा? प्राइमरी oocyte से फॉर्मेशन होती है किसकी? हम कहते एक तो सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है और इसके साथ एक छोटा सा सेल बनता है, उसे पोलर बॉडी कहते। ऐसा क्यों होता है ये कुछ देर में देखेंगे। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है? हम कहते हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म इतना कम होता है कि इस पोलर बॉडी की डेथ हो जाएगी। अब इसके हवाले से दो बातें बेटे, कुछ बुक्स ने ये लिखा है कि ये जो पोलर बॉडी है इससे फर्दर 2 पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, और कुछ बुक्स के अंदर ये बात लिखी है कि इस पोलर बॉडी की फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इस सेल की। अब ये जो आपके सर ने बनाया है क्या? हम इसे कहते सेकेंडरी क्या? oocyte। अब प्यारे बच्चों सेकेंडरी oocyte पे मायोसिस 2 ऑपरेट करेगी, और याद रखना मायोसिस 2 मेटाफेज 2 पे जाकर स्टॉप हो जाएगी। और प्यारे बच्चों माइटोसिस 2 के कॉन्टिन्यूएशन के लिए फिर एक स्टिमुलस रिक्वायर होता है, और उसे हम लोग क्या कहते? वो स्पर्म है। जैसे ही स्पर्म का मैजिक टच इसको मिलता है, फिर साथ ही क्या होगा? हम कहते एक छोटी सी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी, और एग की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जाइगोट की फॉर्मेशन उस वक्त होगी जब इन दोनों न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो जाएगी। तो एग की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर जब दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो डिप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन होगी, यानी जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि ये प्रोसेस कैसे होते होते हो गया। तो स्टेम सेल से इस पे प्यारे बच्चों माइटोसिस होती है और बनता है क्या? ऊगोनिया की फॉर्मेशन होती है। ऊगोनिया पे फिर माइटोसिस होती है, और याद रखिए जब यहाँ पर माइटोसिस होती है ऊगोनिया तो बनता है, लेकिन साथ में एक स्टेम सेल की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ऊगोनिया पर जब माइटोसिस होती है तो प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। तो मायोसिस 1 ऑपरेट्स ऑन, हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। फिर इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। तो याद रखना, यानी ये तो प्रोसेस जाकर स्टॉप हो गया बर्थ के बाद, यानी प्रोफेज 1 पे ये प्रोसेस स्टॉप हुआ, तो मायोसिस 2 ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा एट प्यूबर्टी। और क्या होगा? एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी, एक सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। फिर सेकेंडरी oocyte पे मायोसिस 2 फिर इस पर ऑपरेट करेगी, और मायोसिस 2 मेटाफेज 2 पे जाकर स्टॉप हो जाएगी। फिर जैसे ही स्पर्म स्टिमुलस इसको मिलता है तो फिर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte से एग और पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जाइगोट की फॉर्मेशन उस वक्त होगी जब दोनों न्यूक्लियाई की फ्यूजन होगी। सवाल आपसे ये पूछना है, ये जो स्पर्म है इसकी इनिशियल अटैचमेंट किसके साथ होती है? तो याद रखिए एग के साथ नहीं होती, बल्कि सेकेंडरी oocyte के साथ होती है। प्यारे बच्चों ये जो सारा प्रोसेस है इसे oogenesis बोलते। स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर अगर इन पोलर बॉडीज की डिसइंटीग्रेशन ब्रेकडाउन ही होनी थी तो फिर बनती क्यों है? तो प्यारे बच्चों चूंकि सेल को हैप्लॉइड भी तो करना है, एक वजह तो ये है, और दूसरा इनको स्मॉलर सेल्स यानी पोलर बॉडीज की फॉर्म में इसलिए बनाना है कि ज़्यादा साइटोप्लाज्म एग के पास रहे, ताकि ज़्यादा फूड मटेरियल एग के पास रहे। चूँकि ये जब इस ओविडक्ट से यूट्रस तक मूव करेगा तो इसमें कुछ डेज सर्फ हो जाएंगे, तो उस
उन कुछ डेज के अंदर जो फूड होगी वो कौन देगा? तो ये जो साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा है, इसके अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म के अंदर फूड है वो फूड यूज हो जाएगी। पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।